Yes, hello friends. A very good morning to everyone. So I welcome you all to this session of NPCIL where we will be discussing some acts. So सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट 2013। ठीक है, तो ये जो एक्ट है इसका मैंने ये नोट्स बनाया है आप सबों के लिए, और इसमें मैंने जितना भी इस एक्ट के इम्पोर्टेंट चीजें हैं सब कुछ डिस्क्राइब किया है और सेक्शंस के साथ भी आपको सब कुछ बताया जाएगा। ठीक है, राइट। सो आप लोग ऐसा कीजिए, यू कैन कीप अ नोटबुक विथ योरसेल्फ। आप साथ ही साथ पॉइंट्स नोट करते जाइए कि बाद में जब आप रिवाइज करें तो काफी ज्यादा इजी हो। एक्ट्स को याद रखना सबसे डिफिकल्ट काम होता है पीएसयू एग्जाम के प्रिपरेशन में, तो बेटर होगा कि अभी ही मैक्सिमम चीजें याद कर ले क्लास के समय ही, ताकि बाद के समय इजी रहे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट। तो ये एक्ट कब आया था? ये एक्ट आया था हमारा 2013 में, लेकिन एक्चुअली इसका बेसिस क्या है? इसका बेसिस ये है कि द प्रिवेंशन ऑफ इसका बेसिस है एक विशाखा जजमेंट। विशाखा जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा जजमेंट 16 साल पहले, मतलब 1997 में विशाखा जजमेंट एक सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा न्याय दिया था। ठीक है, एक ऐसा जजमेंट दिया था क्योंकि वहां पर ना कुछ ऐसा मिस हैपनिंग हो गया था, कुछ केसेस हो गए थे कि विमेन थी, वो इनफैक्ट एक छोटी सी बच्ची थी 1-2 साल की, उसकी शादी रुकवा रही थी, तो 4-5 लोगों ने आकर के उसे बहुत बुरी तरह से सेक्सुअली हरास किया था। तो उस समय सुप्रीम कोर्ट को लगा था कि सम गाइडलाइन शुड बी देयर, बट उस समय भी कोई लॉ नहीं इनेक्ट किया गया। मतलब इतना पैथेटिक सिचुएशन है, उस समय भी कोई लॉ नहीं इनेक्ट किया गया। उस समय भी एक बस विशाखा गाइडलाइन बता दिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, दैट्स इट। ठीक है, तो द सुप्रीम कोर्ट इन द विशाखा जजमेंट लेड डाउन गाइडलाइंस। सी ये है हमारे देश की हालत। उस समय भी गाइडलाइंस इशू की गई थी, मेकिंग इट मैंडेटरी फॉर एवरी एम्प्लॉयर to provide a mechanism to reduce grievances pertaining to workplace sexual harassment and enforce the right gender equality of working women। तो जो भी था गाइडलाइंस ही था। ये विशाखा गाइडलाइंस का ये क्या है? ये एक्सटेंशन है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट 2013। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स आर्टिकल्स 14, 15, 21 दैट एड्रेसेस इक्वालिटी एंड लिबर्टी, है ना। तो यहाँ पे इक्वालिटी और लिबर्टी का हर वुमेन को अधिकार है। ठीक है, तो दे शुड नॉट बी ट्रीटेड कि वो अनइक्वल है मेन से, जो कुछ भी। तो ये सारे आर्टिकल्स आप ध्यान में रखेंगे, इन सबके अंतर्गत ये एक्ट है हमारी। So as a result of these articles, everyone is guaranteed equal treatment under the law, the right to be free from discrimination on any ground, and the right to live a free independent life। ठीक है, yes। सेक्शन 19 जो भी है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, तो फंडामेंटल राइट है एज वेल एज डिग्निटी, फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। तो अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है वुमेन का, तो 14, 15, 21 एंड 19 ये सारे आर्टिकल हमारी क्या होती है? वायलेट होती है। तो ये पीयू ऐसे चेक कहा जाएगा, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट इज एनी। तो इसमें क्या है? सेक्सुअल हैरेसमेंट का डेफिनेशन दिया हुआ है सेक्शन 2N में, इसको ध्यान में रखेंगे। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी मैंने ये नोट्स बनाया, काफी मेहनत से नोट बनाया है, तो आप लोगों से भी एक्सपेक्टेड है कि आप लोग भी, हम भी जो है ना वो एक एक चीज समझे, अच्छे से नोट डाउन करें। हमारे एफर्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए एग्जाम में तो आप बिल्कुल अच्छे से सॉल्व करें, करेक्ट सॉल्व करें, राइट। तो सेक्शन 2। Are you preparing for UGC Net Labor Welfare Code 55 or any other PSU HR exam? Join the best course on Tutelage Academy app now. एन बताता है सेक्सुअल हैरेसमेंट के बारे में। तो सेक्शन 2N क्या बताते हैं? कोई भी अनवेलकम सेक्सुअल बिहेवियर वेदर डायरेक्टली एक्सप्रेस्ड और एम्प्लॉयड एंड इंक्लूड्स द केसेस ऑफ फिजिकल कांटेक्ट एंड एडवांसेस और सेक्सुअल फेवर डिमांडेड और रिक्वेस्टेड or making remarks with sexual overtones or showing pornography or any other offensive materials or acting in any unwelcome sexual manner through physical, verbal or non-verbal means। तो इसके एक बार अच्छे से पढ़िए, रटना नहीं है, अच्छे से पढ़िए। किससे रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चन आ जाए या सेक्शन 2N किस सेक्शन में ये आ जाए तो यू आर एबल टू डू इट। एक बार बहुत अच्छे से इसको पढ़िए, ठीक है। चलिए अब आते हैं चैप्टर 2 में। चैप्टर 1 में क्या रहता है? डेफिनेशन। चैप्टर 2 में क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी। ठीक है, तो ये मैं आपको ये पीडीएफ बस इसलिए दिखाती हूँ, सेक्सुअल हैरेसमेंट पीडीएफ आपको सारा नहीं पढ़ना होता, आपको बहुत दिमाग खराब आपका हो जाएगा कि व्हाट इज दिस, बट स्टिल क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम है, आपको क्या करना है? आपको एक दिमाग में एक फ्रेमवर्क आ जाए एक्ट्स का कि कौन कौन सी चीजें पहले है बाद में है, सेक्शंस अच्छे से याद हो जाए, इसके लिए पीडीएफ से आपको पढ़ाया जाता है। यू कैन टेक इट एज रेफरेंस एज वेल। कुछ आपको देखना है, समझना है तो आप रेफरेंस पे ले सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करके आपको काफी सारी चीजें बता दी जाती है।
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए चैप्टर 2 में क्या बात हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी। तो हर एक्ट में कुछ ना कुछ कमिटीज होती है, तो इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी एग्जाम में तो यही आ जाता है मैच द फॉलोइंग में कि इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी, यहाँ पे एक्ट्स रहेंगे, आपको मैच करना होगा। तो इस एक्ट में दो तरह की कमेटी बनती है, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी और लोकल कंप्लेंट कमेटी, ठीक है। तो चैप्टर 2 में इंटरनल कंप्लेंट कमेटी की बात आती है। तो प्रिवेंशन ऑफ दिस रिक्वायर्स एन एम्प्लॉय टू सेट अप इंटरनल कंप्लेंट कमेटी एट ईच ऑफिस और ब्रांच ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉइंग 10 और मोर एम्प्लॉइज, ठीक है। तो जहां पे 10 से ज्यादा एम्प्लॉय है वहां पे हमारी इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी होगी, ठीक है। याद होता जा रहा है, साथ ही साथ लिखते चलिए। वी डोंट हैव टाइम एंड द थिंग टू क्रैक पीएसयू इज स्मार्ट वर्क, जल्दी से। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आईसीसी किसमें दिया हुआ है, सेक्शन 4 में दिया हुआ है, ठीक है। देखिए सेक्शन 4 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, ये आपको मैं भी दिखाते जाऊंगी ताकि माइंड में कोई भी डाउट ना रहे, नॉट अ स्पेक ऑफ डाउट शुड बी देयर। तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या है, देखिए प्रिसाइडिंग ऑफिसर वुमेन एम्प्लॉयड एट सीनियर लेवल। तो कोई भी वुमेन जो कि सीनियर लेवल पे होगी वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगी। मेंबर कितना होगा, नॉट लेस देन 2 मेंबर अमंगस्ट एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज से 2 मेंबर होंगे। एक्सटर्नल मेंबर होगा कोई एक एनजीओ का, कोई एक एक्सटर्नल मेंबर होगा। और आधे से ज्यादा, इस मेंबर की आधे से ज्यादा जो भी मेंबर्स होंगे इस कमेटी में वो वुमेन ही होंगी। द टर्म ऑफ आईसीसी मेंबर शैल नॉट एक्सीड 3 इयर्स, और जो भी मेंबर्स होंगे उनका टर्म 3 साल का ही होगा। अ मिनिमम ऑफ 3 मेंबर्स ऑफ आईसीसी इंक्लूडिंग प्रिसाइडिंग ऑफिसर आर टू बी प्रेजेंट। अगर कोई इंक्वायरी हो रहा है तो आईसीसी से कम 3 मेंबर तो होने ही चाहिए उस इंक्वायरी में, ठीक है। ये डेटा आपको याद रखना बहुत जरूरी है, जो कि मैंने थोड़ा हाईलाइटेड दूसरे कलर में लिखा है, ठीक है। फिर चैप्टर 3 क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लोकल कंप्लेंट कमेटी। अब यहाँ पर क्या होता है, लोकल कंप्लेंट्स कमेटी होती है, लोकल कंप्लेंट्स कमेटी होती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लोकल कंप्लेंट कमेटी में क्या होता है, एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल द गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड टू सेट अप अ लोकल कंप्लेंट कमेटी to investigate and redress complaints of sexual harassment from the unorganized sector or from establishment where ICC has not been constituted, ठीक है। तो देखिए ये ICC हर जगह नहीं हो सकता ना ICC, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर पूछा जाए तो हमारा क्या होता है, लोकल कंप्लेंट कमेटी होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है। to redress complaint of sexual harassment from the unorganized sector or from establishment where ICC has not been constituted on account of establishment having less than 10 employees। कहीं पे अगर 10 से कम एम्प्लॉय है या छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट है तो वहाँ पे लोकल कंप्लेंट कमेटी होती है। और इसका जो कंपोजिशन है वो सेक्शन 5 में है। देखिए यहाँ पे क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लोकल कंप्लेंट कमेटी। लोकल कंप्लेंट कमेटी के बारे में इतना सेक्शन है, इतना आपको बिल्कुल याद नहीं करना है सारे सेक्शंस, बस एक आइडिया रखते जाइए, ठीक है। तो लोकल कंप्लेंट कमेटी के बारे में जितना भी सेक्शन है यहाँ पे कंपोजिशन, टेनर, अदर टर्म सब कुछ मिला जुला कर इसमें है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि चेयरपर्सन, यहाँ पे एक चेयरपर्सन होगी जो वुमेन ही होंगे। तो मतलब जो भी मेन पर्सन जो होता है ना कमेटी का वो वुमेन ही होता है। A local women shall be nominated against women who work in block, तालुकास, तहसील, वार्ड्स एंड म्युनिसिपैलिटीज, वो भी होंगे। एनजीओ मेंबर्स होंगे, यहाँ पे 2 एनजीओ मेंबर होंगे जिसमें कि एक वुमेन होगी फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन डेडिकेशन टू वुमेन इश्यूज ना, अ पर्सन नॉलेजेबल अबाउट सेक्सुअल हैरेसमेंट इश्यूज। ऐसे एक वुमेन ऐसी होगी जो एनजीओ से रिलेटेड है, 2 एनजीओ होंगी जो कि मतलब इन सारे इश्यूज से ही रिलेटेड है। इट इज रिकमेंडेड दैट एटलीस्ट वन ऑफ द मेंबर हैज लीगल एक्सपीरियंस। ये जो 2 मेंबर्स होंगे किसी एक के पास लीगल एक्सपीरियंस हो तो अच्छा है। फर्दर अ वुमेन बिलोंगिंग टू एससी और एसटी शुड बी एटलीस्ट वन ऑफ द मेंबर्स, है ना। बाकी जो कमेटी में जो भी मेंबर्स होंगे उसमें एक 2 एससी एसटी होना चाहिए, ठीक है। तो ये टोटल है, कोई नंबर नहीं डिसाइडेड है कितने नंबर से होंगे, बट हाँ इतने लोग होने, ये सब क्वालिटीज होनी चाहिए उन लोगों में। एक चेयरपर्सन होगा, एक लोकल वुमेन होगी, एक एससी एसटी वाला होगा, 2 एनजीओ होगा, और 2 एनजीओ में कोई एक ऐसा होगा जिसके पास थोड़ा सेक्सुअल हैरेसमेंट इश्यूज का नॉलेज हो, एक ऐसा होगा जिसके पास लीगल एक्सपीरियंस हो, और भी कुछ लोग हो सकते हैं, बट इतने लोग, जितने भी लोग होंगे उसमें इतने तो होने ही चाहिए, ठीक है। अब देखिए पावर, आईसीसी या एलसीसी दोनों का पावर क्या होता है, तो वो लोग क्या करेंगे, इंक्वायरी करेंगे, हैविंग द सेम पावर एज ए सिविल कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर जो होता है उनके पास उतना ही पावर होगा। और वो लोग क्या क्या कर सकते हैं, वो लोग दे कैन समन एंड एनफोर्स द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन एग्जामिनिंग हिम ऑन ओथ, रिक्वायरिंग द डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड एनी अदर मैटर विच मे बी प्रिस्क्राइब, ओके। तो ये सारा काम वो लोग कर सकते हैं, अपना समन कर सकते हैं, किसी को डॉक्यूमेंट्स की रिकवरी के लिए बुला सकते हैं। कंप्लेंट मैकेनिज्म क्या है, एन अग्रीव्ड वुमेन हु इंटेंड टू फाइल अ कंप्लेंट इज रिक्वायर्ड टू सबमिट 6 कॉपीज ऑफ द रिटन कंप्लेंट। कितना कॉपी उनको सबमिट करना है, 6 कॉपीज ऑफ द रिटन कंप्लेंट अलॉन्ग विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, नेम्स एंड एड्रेस ऑफ
address of witness up to the ICC and LCC within 3 months from the date of incident. आपको याद क्या रखना है, ये 3 month और ये 6 कॉपीज याद रखनी है, और जो भी विटनेस है सबका नाम वगैरह सब कुछ देना है। और आईसीसी क्या करेगी, आईसीसी और एलसीसी कैन एक्सटेंड द टाइमलाइन फॉर फाइलिंग द कंप्लेंट, अगर कुछ ऐसा हो तो एक्सटेंड भी कर सकती है। द लॉ ऑल्सो मेक द प्रोविजन फॉर फ्रेंड्स, रिलेटिव, को वर्कर। मान लीजिए कोई जो वुमेन है उसकी हालत ऐसी नहीं है कि वो खुद से कंप्लेन कर सके, तो कोई अगर फ्रेंड है, रिलेटिव है, को वर्कर है, साइकोलॉजिस्ट है, साइकेट्रिस्ट है, तो वो लोग भी कंप्लेन को फाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है कंप्लेंट मैकेनिज्म। उनको 6 कॉपीज देनी है अलॉन्ग विथ तो जो 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ इंसिडेंट उनको आईसीसी और एलसीसी को देनी है। ठीक है, फिर देखिए कुछ इंटरिम रिलीफ्स की भी बात होती है। तो आईसीसी और एलसीसी इज आल्सो एम्पावर्ड टू एट द रिक्वेस्ट ऑफ कंप्लेनेंट recommend to the employer interim measures such as transfer of the aggrieved women or the respondent to another workplace। तो अगर employer अपने साइड से इंटरमीडिएट मतलब थोड़ा बड़ा रिलीफ, बहुत अगर डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लेना है, कुछ दिक्कत है, तो एक इंटरमीडिएट रिलीफ की बात होती है कि ट्रांसफर कर दिया अग्रिव्ड वुमन को किसी दूसरे वर्क प्लेस पे, या फिर कुछ दिनों के लिए छुट्टी दे दी अप टू पीरियड ऑफ 3 months इन एडिशन टू रेगुलर कॉन्ट्रैक्चुअल लीव एंटाइटलमेंट जो भी होगा उससे एक्स्ट्रा 3 months की छुट्टी दे दी। फिर रिस्ट्रेन द रिस्पोंडेंट फ्रॉम रिपोर्टिंग द वर्क परफॉर्मेंस ऑफ द अग्रीव्ड वुमेन और राइटिंग हर कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट which duties may be transferred to other employees, है ना। अग्रीव्ड वुमेन की ड्यूटीज को किसी दूसरे एम्प्लॉयज को दे सकते हैं, थोड़ी देर के लिए उसे रिस्ट्रेन कर देंगे। ये सारा इमीडिएट रिलीफ है। अगर वुमेन को कुछ अगर ऐसी दिक्कत है तो कंप्लेन नहीं हो रहा है आईसीसी में, तो ये सारा इंटरमीडिएट रिलीफ है। तो पनिशमेंट एंड कंपनसेशन में क्या है, द स्टैट्यूट प्रिस्क्राइब द फॉलोइंग punishment that may be imposed on by an employer on an employee for indulging in an act of sexual harassment. So punishment prescribed under service rules of organization. If the organization does not have service rules, disciplinary action including written apology, warning, reprimand, censure, withholding of promotion, withholding of pay rise, increment, termination, that's it। ठीक है, तो जो भी है एज पर द रूल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फिर ये सारी चीजें होंगी, डिडक्शन ऑफ कंपनसेशन पेएबल, तो ये सारी चीजें हो सकती है। जो भी वुमेन को अगर सेक्सुअली हरास किया है तो उन सबको ये सारी पनिशमेंट मिल सकती है। फिर कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ प्रोसीडिंग अंडर द एक्ट, यहाँ पर एक चीज और भी है कि सेक्शन 16 और 17 जो है ना वो कॉन्फिडेंशियलिटी की बात करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए चैप्टर 4 हमारा कंप्लेंट की बात कर रहा है। ठीक है, फिर चैप्टर 5 हमारा इंक्वायरी इनटू कंप्लेंट की बात कर रहा है। ठीक है, एंड देन चैप्टर 6 ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयर, चैप्टर 7 ड्यूटीज ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। तो दैट्स इट। फिर मिसलेनियस है, ये सारा कुछ ऐसा ही है। तो बहुत ज्यादा बड़ा भी एक्ट नहीं है, छोटा सा ही एक्ट है कि हमने कमिटीज बनाई, उसके बाद कंप्लेंट है, उसके बाद इंक्वायरी है, फिर ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयर है, दैट्स इट। इतने में एक्ट हमारा खत्म हो जा रहा है, छोटा सा एक्ट है। लेकिन इसमें एक और कॉन्फिडेंशियलिटी का क्लॉज है सेक्शन 16 और 17 में। देखिए सेक्शन 16 और 17 में यहाँ पे कि कंटेंट ऑन आप पब्लिकेशन कर रहे हो तो यहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी का इशू आ रहा है। पब्लिकेशन में कॉन्फिडेंशियलिटी का इशू आ रहा है कि आपको प्रोहिबिट करना है पब्लिकेशन से। तो देखिए यहाँ पे क्या है, तो टू मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ प्रोसीडिंग एंड टू प्रोटेक्ट आइडेंटिटी ऑफ कंप्लेनेंट, है ना, जो भी कंप्लेन किया उसका आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए सेक्शन 16 ऑफ द एक्ट प्रोहिबिट्स पब्लिकेशन और मेकिंग नोन कंटेंट्स ऑफ द कंप्लेंट इन इंक्वायरी प्रोसीडिंग, वेयर सेक्शन 17 गिव्स पेनल्टी फॉर पब्लिकेशन, है ना। हमने देखा ना यहाँ पे पेनल्टी फॉर पब्लिकेशन फॉर मेकिंग नोन कंटेंट ऑफ द कंप्लेनेंट इन इंक्वायरी प्रोसीडिंग, मतलब जहाँ जहाँ पर आपको कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है वहाँ पे करनी होगी। सेक्शन 16 और 17 इस बारे में बताता है। फिर चैप्टर 6 बताता है हमारा ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयर, चैप्टर 5 इंक्वायरी इनटू कंप्लेंट, चैप्टर 6 ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयर हमने देखा। तो ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयर, ड्यूटीज एंड पावर ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, यही सब है। तो ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयर हमारा कुछ है, ये मैंने लिख दिया था कि कभी कभी एग्जाम में आता है ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयर, ड्यूटीज ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, ये सबसे क्वेश्चन आ जाता है। तो एम्प्लॉयर का क्या कंडीशन क्या है कि एक सेफ वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करे और डिस्प्ले एट एनी कॉन्सिक्वेंस प्लेस, कॉन्सिक्वेंस मतलब नोटिसेबल, तो नोटिसेबल प्लेस में बताया कि क्या क्या पनिशमेंट मिलेगा अगर आप किसी को सेक्सुअली हैरेस कर रहे हो, दैट्स इट। फिर ऑर्गेनाइज वर्कशॉप एंड अवेयरनेस प्रोग्राम, प्रोवाइड नेसेसरी फैसिलिटीज टू इंटरनल complaint committee or local complaint committee as the case may be, assist in securing the attendance of respondent and witnesses before the internal committee and local committee। तो उसमें अगर कुछ ऐसा कंप्लेंट होता है, इंक्वायरी होती है, तो उसमें कंट्रीब्यूशन करना है, हेल्प करना है। और मेक अवेलेबल सच इन्फॉर्मेशन टू इंटरनल और लोकल कमिटी या इंटरनल कमिटी उनसे अगर कुछ इन्फॉर्मेशन मांगती है, विटनेस को बुलाने के लिए कहती है, तो उन सब में एम्प्लॉयर को हेल्प करना है।
ठीक है। फिर देखिए एक और इम्पोर्टेंट चीज है सेक्शन 21, कमिटी टू सबमिट एनुअल रिपोर्ट, है ना। तो जो इंटरनल कमेटी है, लोकल कमेटी है, जो इंटरनल कमेटी, ये वाला मुझे पॉइंट इम्पोर्टेंट लगा। तो आपको एनुअल रिपोर्ट सबमिट करना होता है, जो भी कमिटीज बनती हैं उनको एनुअल रिपोर्ट सबमिट करना होता है टू द एम्प्लॉयर एंड द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, कि इतने सारे केसेस हमने हैंडल किए हैं, ये पनिशमेंट दिया है, ये सारे ऑर्डर्स हुए हैं, तो इन दोनों को सबमिट करना पड़ता है। दैट्स इट, छोटा सा एक्ट है। ड्रॉबैक क्या है पीयूएसएच एक्ट का? देयर आर अ नंबर ऑफ लूपहोल्स एंड शॉर्टकमिंग इन द एक्ट दैट हैव इमर्ज्ड विद टाइम एंड प्रिवेंटेड फ्रॉम रियलाइजिंग इट्स फुल पोटेंशियल टुडे, है ना। ये एक्ट जो है बहुत ही ज्यादा मतलब फॉल्टी है, बहुत इन डेप्थ इसमें पनिशमेंट्स के और एक एक एक्शंस पे क्या क्या पनिशमेंट होगा, बहुत ज्यादा इसमें इन डिटेलिंग सारे प्रोविजंस को एक्सप्लोर ही नहीं किया गया है। एक्सप्लोर नहीं किया गया है तो लॉज ही नहीं बना है, राइट। सो दिस inadequacy and insufficiency in the legislation continues to harm women. Therefore, it is vital to identify and address these discrepancies. और consequence क्या हो जाता है नॉन कंप्लायंस का, कि मान लीजिए कोई एम्प्लॉयर है वो आईसीसी कॉन्स्टिट्यूट नहीं करता या आईसीसी के प्रोसेसेस में हेल्प नहीं करता, तो क्या होगा, पेनल्टी एंड ऑल। तो इफ एन एम्प्लॉयर फेल्स टू कॉन्स्टिट्यूट एन आईसीसी or does not comply with the requirement prescribed under the Prevention of Workplace Sexual Harassment Act, a monetary penalty of up to ₹50,000 may be imposed. ये आप याद रखेंगे, 50,000 की monetary penalty है। A repetition of the same would result in punishment being doubled and deregistration of the entity or revocation of any statutory business licenses. It is also pertinent to note that all offences under Prevention of Workplace Sexual Harassment Act are नॉन कॉग्निजेबल, ठीक है, करेक्ट। ये हमारा एक्ट हो गया, कुछ सेक्शंस हैं, कुछ कमिटीज हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप एक बार रेफरेंस के लिए इसको देख लीजिएगा, ठीक है। कुछ जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे, आप एडिशनल कुछ नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, राइट। सो आई एम मूविंग टू नेक्स्ट एक्ट नाउ। यस, आई विल बी मूविंग टू नेक्स्ट एक्ट नाउ, दैट इज राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट, ठीक है। ये भी नोट्स मैंने बनाया है। तो राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट हम लोग ये बहुत अच्छे से करेंगे, और जब भी मैं कोई भी एक्ट पढ़ाती हूँ तो मुझे ऐसा ही लगता है कि इस एक्ट से जो भी क्वेश्चन है यू आर एबल टू सॉल्व इट। तो ये मैंने नोट्स बनाया है, जहाँ जहाँ पे रिक्वायर्ड है वहाँ मैंने सेक्शंस लिख दिए हैं अलग से, जहाँ जहाँ पे रिक्वायर्ड है सेक्शंस लिख दिए हैं, और सारी इंपॉर्टेंट चीजों को मैंने यहाँ पे नोट करके आपको बताया है, ठीक है। ये एक्ट थोड़ा बड़ा है, तो अच्छे से बिल्कुल एक सेकेंड माइंड शांत कर लीजिए और उसके बाद लिखना स्टार्ट कीजिए, जो भी मैं बता रही हूँ नोट डाउन करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016। तो ये जो एक्ट है ना, ये किस एक्ट को रिप्लेस कर रहा है? डिसेबिलिटीज इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट 1995। It fulfills the obligation of the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities to which India is a signatory. ऐसा कई बार मैंने देखा है, ऐसा क्वेश्चन आता है कि कोई भी एक्ट है वो किस डीपीएसपी, कुछ फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करने से बचाता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज में भी ये क्या रिलेशन है इसका, कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन है राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, तो इंडिया इसका सिग्नेटरी है, तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इंडिया को ये एक्ट बनाना पड़ रहा है, ठीक है। फिर अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, ये 2016 में इनैक्ट होता है। ये सारे रिसेंट एक्ट है ना, तो ऐसा चांसेस होते हैं कि सबसे क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा आएंगे। तो डिसेबिलिटी का जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि डिसेबिलिटी क्या होता है। तो ये वाला एक डिसेबिलिटी का डेफिनेशन दिया गया कि इट हैज बीन डिफाइंड एज इट इज एन इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट और डायनेमिक कॉन्सेप्ट। डिसेबिलिटी एक इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट है, डायनेमिक कॉन्सेप्ट है, कोई फिक्स्ड नहीं है, इसका कोई पर्टिकुलर फिक्स्ड डेफिनेशन नहीं है, ये इवॉल्व हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। और ये जो एक्ट है ना, इसमें 102 सेक्शंस है और 17 चैप्टर्स। सारा नहीं पढ़ना, we will have an idea what is in this act. तो सैलिएंट फीचर्स देखिए क्या क्या है। तो सबसे पहले तो डिसेबिलिटीज में क्या क्या कवर्ड है वो देखेंगे। तो डिसेबिलिटी का डेफिनेशन हमने यहाँ पे देखा। तो टाइप ऑफ डिसेबिलिटी कितनी है? 21 टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज में बताया जाता है। 7 to 21, पहले 7 थी, नाउ देयर आर 21 टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज आइडेंटिफाइड अंडर द एक्ट। और कौन आइडेंटिफाई करता है? दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। Central government has identified these 21 disabilities and it has the power to add more number of disabilities, ठीक है। और 21 क्या क्या है देखिए। तो लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसके अंदर आता है लेप्रोसी, क्योर्ड पर्सन, सेरिब्रल पाल्सी, ड्वार्फिज्म, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, एसिड अटैक विक्टिम। तो विजुअल इंपेयरमेंट में आ जाता है ब्लाइंडनेस, लो विजन। फिर हेयरिंग इंपेयरमेंट में आ जाता है डीफ,
हार्ड ऑफ हियरिंग, स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी, फिर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में आ जाता है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज, ऑटिज्म, मेंटल बिहेवियर डिसेबिलिटी कॉज ड्यू टू chronic neurological conditions such as multiple sclerosis, पार्किंसन डिजीज, ब्लड डिसऑर्डर, ये सारी चीजें हमारी आ जाती हैं। टोटल आप काउंट करोगे 21 है, टोटल 21 डिजीजेस हमारी इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है, बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ये भी देखिए याद रखिए, कई बार आप पढ़ेंगे ना, ये एग्जाम में क्वेश्चन भी होगा कि बेंचमार्क डिसेबिलिटी लिखा रहेगा, समझ नहीं आता बेंचमार्क डिसेबिलिटी क्या होता है। तो बेंचमार्क डिसेबिलिटीज आर डिफाइंड एज दोज सर्टिफाइड टू हैव एटलीस्ट 40% ऑफ द डिसेबिलिटीज स्पेसिफाइड अबव। यहाँ पे जितना भी स्पेसिफाई किया हुआ है उसका एटलीस्ट 40% ऑफ द डिसेबिलिटीज, मतलब मल्टीपल स्क्लेरोसिस है तो 40% जो है ना वो मतलब 40% पर्सन इन्फेक्टेड है इस डिजीज से, 40%, हेमोफीलिया थैलेसीमिया तो एटलीस्ट 40%, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, तो राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट अगर हम देखेंगे, चैप्टर 1 हमने देखा, चैप्टर 2 में देखिए स्टार्ट हो रहा है राइट्स एंड एंटाइटलमेंट्स, कि जो जो लोग डिसेबल्ड हैं उनको क्या क्या राइट्स है और उनके पास किस किस चीज की एंटाइटलमेंट है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक शॉर्ट ट्रिक है कि आपको सारा नहीं पढ़ना, आप यहाँ से भी आप बिल्कुल आइडिया लगा सकते हैं। सेक्शन 3 टॉक्स अबाउट जो भी पर्सन डिसेबल है उनके पास राइट टू इक्वालिटी और नॉन डिस्क्रिमिनेशन है। सेक्शन 4 बताता है कि जो जो वुमेन और चिल्ड्रन डिसेबल हैं उनके पास भी सेम राइट है। सेक्शन 5 बताता है कि राइट्स टू जो जो भी पर्सन डिसेबिलिटी है उनके पास राइट है कि दे कैन हैव अ कम्युनिटी लाइफ। तो लाइक दैट यू कैन स्टडी की सेक्शन 9 बताता है दोज पीपल हैव द राइट टू हैव अ होम एंड फैमिली लाइक नॉर्मल पीपल, दे हैव द रिप्रोडक्टिव राइट। तो यहीं से आपको इतने सारे सेक्शंस याद हो जा रहे हैं, करेक्ट। तो लाइक दैट मैंने यहाँ पे दिखा है सेक्शन 3 में मैंने बता दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज बीन कास्ट अपॉन द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू टेक इफेक्टिव मेजर्स टू इंश्योर दैट द पर्सन विद डिसेबिलिटीज एंजॉयज देयर राइट इक्वली विद अदर्स, है ना, राइट टू इक्वालिटी, जो कि मैंने यहाँ पे आपको एक्ट में यहाँ पे दिखाया, इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन वही लिखा है। स्मार्ट वर्क करना है, करेक्ट, स्मार्ट वर्क करना है। सेक्शन 3 में इक्वालिटी और नॉन डिस्क्रिमिनेशन, सबके साथ वो नॉर्मली इक्वल तरीके से रह सकते हैं। उसके बाद देखिए सेक्शन 4 क्या है, वुमेन एंड चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज। सेक्शन 4 देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, appropriate government and local authorities shall take measure to ensure that women and children with disabilities enjoy their right equally with others, है ना, राइट। तो यहाँ पे इसी तरीके से है, तो ये पूरा ऐसा ही है, पूरा ऐसा ही है, ठीक है। एंड नेक्स्ट देखिए सेक्शन 6 क्या है, प्रोटेक्शन फ्रॉम क्रुएलिटी एंड इनह्यूमन ट्रीटमेंट। तो यहाँ पे appropriate government shall take measures to protect person with disabilities from being subjected to torture, cruel, inhuman और degrading treatment, है ना। समझ आया, समझ आया, ओके ओके, आई थिंक यू आर गेटिंग इट, आई थिंक आपको साथ ही साथ याद भी होता जा रहा है। नेक्स्ट देखिए सेक्शन 34 एक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ तक, इसके बाद देखिए तो ये सब कुछ हो जाएगा। फिर सेक्शन 3 एजुकेशन की बात करता है, ये भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन सेक्शन 34 मैं आपको बता देती हूँ। चलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 34 रिजर्वेशन, है ना, स्पेशल प्रोविजन फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, जिन जिन पर्सन को बेंचमार्क डिसेबिलिटीज है, देखिए ये वाला सेक्शन हम लोग अब देखेंगे। चैप्टर 6 टॉक्स अबाउट द पर्सन्स हु हैव बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, जो 40% इन्फेक्टेड है, तो है ना, जो भी चिल्ड्रन है उनके लिए फ्री एजुकेशन है, ठीक है। फिर रिजर्वेशन इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जो जो भी पर्सन बेंचमार्क डिसेबिलिटीज में है उनको ये सारी चीजें फायदे में, ये सारी चीजों का उनको राइट है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोस्ट फॉर रिजर्वेशन, फिर रिजर्वेशन का थोड़ा डिटेल से है। इंसेंटिव टू एम्प्लॉयर इन प्राइवेट सेक्टर, स्पेशल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, स्पेशल स्कीम एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। चैप्टर 6 सेक्शन 31 to 37 देखिए। तो मुझे बस ये इंपॉर्टेंट लगा था 31 to 34, तो हाँ ये 31 और 34 मैंने यहाँ पे आपको बताया, 31 और 34। 31 क्या है, एवरी चाइल्ड विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी बिटवीन द ग्रुप ऑफ 6 and 18 शैल हैव द राइट टू फ्री एजुकेशन, समझ आ रहा है। तो सेक्शन 34 देखिए रिजर्वेशन वाला कहाँ है, बहुत इसमें जो जो भी नाम लिखा है ना उतना ही है, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसके अंदर आपको बहुत सारा और डेटा है, ऐसा नहीं है। जैसे कि मैंने आपको सेक्शन 31 में बस इतना ही दिया हुआ है ना, कि जो भी पर्सन, जो भी बच्चा है 6 से 18 साल का, उसके पास राइट है टू गेट फ्री एजुकेशन, ओके। तो कहीं भी आप अगर किसी बच्चे को देखते हैं सड़क पर या फिर कुछ सामान बेचते हुए जो कि डिसेबल है, तो प्लीज नो दैट कि उसके पास राइट है, फंडामेंटल राइट है उसके पास, कि वो 18 साल से कम का है अगर, तो ही हैज द फंडामेंटल राइट टू गेट फ्री एजुकेशन, ठीक है। अवेयरनेस ही नहीं है इनफैक्ट हमारी कंट्री में बहुत सारी चीजों की, जिससे कि सोसाइटी का स्ट्रक्चर, सोसाइटी की थिंकिंग बहुत आगे बढ़ सकती है, करेक्ट। फिर एडिशनल बेनिफिट सच एज रिजर्वेशन इन हायर एजुकेशन नॉट लेस देन 5%, है ना, हायर एजुकेशन में
5% का रिजर्वेशन होता है पीपल विद डिसेबिलिटीज का। गवर्नमेंट जॉब्स में 4%, रिजर्वेशन इन एलोकेशन ऑफ लैंड पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम में 5% एटसेट्रा हैव बीन प्रोवाइडेड फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज एंड दोज विद हाई सपोर्ट नीड्स। तो इसको आप याद रखेंगे, ये जो 5% है और यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब्स में 4% है, ये सारे रिजर्वेशन के नॉर्म्स आप याद रखेंगे। डन डन ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे देखिए सेक्शन 16 था ड्यूटीज ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कुछ ऐसा हाँ सेक्शन 6 देखिए यहाँ पे अब चैप्टर 2 हमने देखा, ठीक है। चैप्टर 3 में एजुकेशन की बात आती है, तो चैप्टर 3 में एजुकेशन का कुछ ऐसा है कि गवर्नमेंट फंडेड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जो भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज या गवर्नमेंट फंडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उनको क्या करना है, दे हैव टू प्रोवाइड इंक्लूसिव एजुकेशन टू चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, है ना। उनको भी इंक्लूड करना है, जो भी नॉर्मल एजुकेशन जैसे आप किसी नॉर्मल बच्चे को पढ़ाते हो उसी तरह उनको भी इंक्लूड करना है और उनको भी एजुकेशनल फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है। दैट्स इट, सेक्शन 16 ड्यूटीज ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। समझ आ रहा है, ठीक है। राइट्स एंड एंटाइटलमेंट हमने देखा, उसके बाद हमने एजुकेशन का देखा, फिर स्किल डेवलपमेंट की बात होती है, बाकी सारी चीजें हैं। एंड देन ये जो बेंचमार्क डिसेबिलिटीज है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट था, तो ये मैंने आपको बताया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। एक गार्जियनशिप की बात होती है जो कि मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा था। तो एक्ट प्रोवाइड्स फॉर ग्रांट ऑफ गार्जियनशिप बाय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अंडर विच देयर विल बी जॉइंट डिसीजन मेकिंग between the guardian and the person with disabilities, correct? So we will go back to the PDF. Let's see, section 14 is है provision for guardianship। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो भी decision making होगा person with disabilities का, तो under the district court जो भी guardian होगा उसका, जो person होगा, they both will be making joint decision। तो एग्जाम में क्या होता है ना, कभी कभी बस ये टर्म आ जाएगा, गार्जियनशिप किस एक्ट में है ना, कंपल्सरी इंश्योरेंस किस एक्ट में है, पेमेंट ऑफ ग्रेजुएट एक्ट में है, करेक्ट। इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी किस एक्ट में है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट में है। गार्जियनशिप किस एक्ट में है, तो ये सारी चीजें ऐसे आती हैं एग्जाम में क्वेश्चन। तो फिर देखिए कौन कौन सी अथॉरिटीज है, कौन कौन सी कमिटीज है, कमिटीज किस एक्ट में क्या क्या होती है, उसका कंपोजिशन क्या क्या होता है देखना जरूरी है। तो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अथॉरिटीज, ब्रॉड बेस्ड सेंट्रल एंड स्टेट एडवाइजरी बोर्ड ऑन डिसेबिलिटी आर टू बी सेट अप to serve as apex policy making bodies at central and state level, ठीक है। तो सेंट्रल एंड स्टेट एडवाइजरी बोर्ड हम सेट करते हैं, क्या सेट करते हैं, सेंट्रल एंड स्टेट एडवाइजरी बोर्ड, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट चैप्टर 9 of the act provides for the establishment of central and state level advisory board as well as district level committee बनेगी, central and state level advisory board बनेगा। we will go back to chapter 9 नहीं है, सॉरी चैप्टर 11 है ना, सॉरी बहुत सारा है इस एक्ट में, सारा कुछ पढ़ने से मतलब क्या करेंगे, इतना नहीं आएगा, ठीक है। चैप्टर 9 कमिटीज के बारे में तो आता ही है, चैप्टर 10 सॉरी चैप्टर क्या था, चैप्टर 11 हाँ कमिटीज के बारे में आएगा ही, तो कमिटीज के बारे में पढ़ेंगे। सेंट्रल एंड स्टेट एडवाइजरी बोर्ड एंड डिसेबिलिटी एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी। सो व्हाट वी हैव सीन, Chapter 11 of the Act provides for the establishment of central, state level advisory board and district level committee. The advisory board are responsible for advising the government on matters, program and policies related to disabled individuals. The advisory board also coordinate and review the activities of various departments engaged in matters related to disabled people, है ना। तो देखिए सेक्शन 60 of the Act provides for the composition of central advisory board. सेक्शन 60 क्या करता है, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड के कंपोजिशन के बारे में बता रहा है। सेक्शन 60 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड, है ना। फिर इसमें देखिए इसमें क्या क्या इसका कंपोनेंट होते हैं। तो मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ डिसेबल्ड पर्सन इज द एक्स ऑफिशियो। एक्स ऑफिशियो कौन है, मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ डिसेबल्ड पर्सन। डिपार्टमेंट ऑफ डिसेबल्ड पर्सन जो हमारी इंडिया का है, उसका जो मिनिस्टर है वो उसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। जो वाइस चेयरमैन होता है वो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ डिसेबल्ड पर्सन, ओके। And other than the chairperson and vice person, central board consists of 3 members of parliament, who are elected by 2 लोकसभा से और 1 राज्यसभा से। 2 लोकसभा से 1 मेंबर होंगे, 1 राज्यसभा का मेंबर होगा। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ डिसेबल्ड पर्सन, और वाइस चेयर होगा मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ डिसेबल्ड पर्सन, ठीक है। यहाँ पे मिनिस्टर इन चार्ज है और वाइस चेयरमैन मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, ठीक है। यहाँ डन, याद हुआ। कंपोजिशन क्या क्या सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड का लिखते जाएंगे।
मिनिस्टर इन चार्ज डिपार्टमेंट ऑफ डिसेबल्ड पर्सन एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, मिनिस्टर ऑफ स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ डिसेबल्ड पर्सन वाइस चेयरमैन, ठीक है। उसके बाद अलावा 3 लोग होंगे, 2 लोकसभा के, 1 राज्यसभा के। फिर एक स्टेट एडवाइजरी बोर्ड आ जाता है, सेक्शन 66 हमारा यहाँ पे फंक्शन, क्वालिफिकेशन, ये सारा कुछ लिखा हुआ है। आगे हम लोग स्टेट एडवाइजरी बोर्ड पे। स्टेट एडवाइजरी बोर्ड कंसिस्ट ऑफ 5 मेंबर्स with expertise in matters related to disabled person and rehabilitation। इसमें भी पहले हमने देखा 5% थे, इसमें भी 5% है। The state government also appoints 5 other members to represent various districts. 10 other members are appointed to represent the NGO and other association dealing with matters related to disabled people. These 10 persons may preferably be the persons suffering from disabilities. Other than this, 3 members may be appointed to represent State Chamber of State Trade and कॉमर्स, ठीक है। तो पहले इसमें 5 लोग होते हैं जिनका एक्सपर्टीज होता है डिसेबल्ड पीपल में। उसके बाद 5 लोग और वेरियस डिस्ट्रिक्ट से होते हैं। फिर 10 लोग और एनजीओ से होते हैं, ठीक है। 10 लोग और ऐसे हो सकते हैं जो कि डिसेबिलिटी से सफर कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग हैं। सेंट्रल कमेटी में भी मतलब ये सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड में भी इतने लोगों का तो होना कंपलसरी है। इसके बाद भी अगर गवर्नमेंट को लगे तो अपॉइंट कर सकती है, इतने लोगों का होना कंपलसरी है। उसके बाद देखिए स्टेट एडवाइजरी बोर्ड में क्या क्या चीजें हमने देखा। तो 3 members may be appointed to represent the state chamber of trade and commerce, okay। फिर देखिए अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ कमिश्नर एंड कमिश्नर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन अपॉइंट अ चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज फॉर द पर्सन ऑफ दैट। यहाँ पे एक चीफ कमिश्नर और कमिश्नर भी होता है। क्या क्या चीजें हुई, एडवाइजरी बोर्ड हुआ सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, ठीक है। सेंट्रल लेवल पे हमने देखा कि कौन कौन बड़े बड़े लोग हैं वहां पर। उसके बाद यहाँ पर हम चीफ कमिश्नर और स्टेट कमिश्नर को भी अपॉइंट करते हैं। चीफ कमिश्नर को भी अपॉइंट करते हैं और स्टेट कमिश्नर को भी अपॉइंट करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन अपॉइंट चीफ कमिश्नर और द चीफ कमिश्नर शैल बी असिस्टेड बाय एडवाइजरी कमिटी comprising of not more than 11 members drawn from the experts from different disabilities in such manner as may be prescribed by the central government। तो कोई दिक्कत नहीं है। एक चीफ कमिश्नर होता है और एक स्टेट कमिश्नर होता है ना। चीफ कमिश्नर होता है और एक स्टेट कमिश्नर होता है और दोनों को असिस्ट करती है कौन, एक एडवाइजरी कमेटी असिस्ट करती है। तो चीफ कमिश्नर को एडवाइजरी कमेटी असिस्ट करती है, उसमें 11 लोग होते हैं। और यहाँ पे देखिए और स्टेट कमिश्नर को जो एडवाइजरी कमेटी असिस्ट करती है उसमें बस 5 लोग होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इस एक्ट में क्या क्या है, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड है, स्टेट एडवाइजरी बोर्ड है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारी कुछ डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटीज है ना। उसके बाद आ जाते हैं हमारे कमिश्नर्स। तो चीफ कमिश्नर है और स्टेट कमिश्नर है। चीफ कमिश्नर में नॉट लेस देन 11 मेंबर्स और स्टेट कमिश्नर में 5 मेंबर्स होने चाहिए, ठीक है। ड्रॉन फ्रॉम वेरियस एक्सपर्ट इन वेरियस डिसेबिलिटीज, ओके। फिर चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज इन स्टेट कमिश्नर, ये दोनों जो है ना, ये दोनों दे विल एक्ट एज regulatory bodies and grievance redressal agencies and also monitor implementation of that। तो चीफ कमिश्नर और स्टेट कमिश्नर जो है ना वो एक रेगुलेटरी बॉडीज की तरह एक्ट करेंगे। उनको एक कमिटी असिस्ट करती है और वो लोग जो होते हैं ना, कोई भी ग्रीवेंस रिड्रेसल भी अगर आता है तो ग्रीवेंस रिड्रेसल एजेंसीज की तरह भी काम करते हैं। पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के जो ग्रीवेंसेस होते हैं उसको भी वो लोग सॉल्व करते हैं एंड आल्सो मॉनिटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट। देखिए तो सिमिलरली पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट में कितनी सारी कमिटीज हैं, बहुत सारे लेवल्स पे, कितने सारे ऑफिसर्स हैं, बहुत सारे लेवल्स पे, कितने सारे कमिश्नर्स हैं। चीफ कमिश्नर है, स्टेट कमिश्नर है, उनके लिए भी एडवाइजरी कमेटी बनी हुई है। एंड यू कैन सी प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट में इतनी कमिटीज, इतनी इन डेप्थ कमिटीज, इतनी सारी कमिटीज नहीं है, इतने सारे बोर्ड, इतने सारे कमिश्नर्स नहीं है। यू कैन ऑलरेडी सी, राइट। चलिए फिर सेक्शन 23 में क्या होता है, एवरी गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट शैल अपॉइंट अ ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर। एक अलग से इसमें ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर भी है एंड यू कैन सी इस एक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर जो भी है ना सेक्शन 23 में देखेंगे, हाँ, अपॉइंटमेंट ऑफ ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर। तो एक ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर भी होता है फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 19, वही है मतलब वोकेशनल ट्रेनिंग एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो फॉर
for the purpose of section 19 and shall inform the chief commissioner or state commissioner as the case may be about the appointment of such officer. The district level committees will be constituted by state government to address local concern of PWDs. Details of their constitution and the function of such committee would be prescribed by the state government in the rules. Okay. कुछ डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटीज भी बनती है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो काम होगा वो स्टेट गवर्नमेंट ही देखेगी, है ना। सेंट्रल लेवल का काम सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी। सेंट्रल लेवल के जो पर्संस होते हैं, जो अपॉइंटमेंट होता है वो भी सेंट्रल लेवल देखेगी, लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल का काम हमारा स्टेट लेवल देखेगा। ठीक है। Creation of national and state fund will be created to provide financial support to person with disabilities. The existing national fund for person with disabilities and trust fund for empowerment of person with disabilities shall be subsumed with national fund. Okay. Penalty for offences. The Act provides for penalties for offences committed against person with disabilities and also violation of provision of the new law. Okay. तो यहाँ पे penalty और offences की बात करते हैं। ठीक। फिर any person who violates provision of the act or any rule or regulation made under it shall be punishable with imprisonment up to 6 months or a fine of rupees 10,000 or both. For any subsequent violation, imprisonment of up to 2 years and a fine of rupees 50,000 or rupees 5 lakh can be awarded. Okay. And वही है कि अगर हम इस एक्ट का कोई रेगुलेशन तोड़ते हैं तो 6 महीने की सजा या फिर फाइन 10,000 की, और अगर सब्सिक्वेंट वायलेशन है तो इम्प्रिजनमेंट 2 साल की भी हो सकती है और फाइन 50,000 का भी हो सकता है, 5 लाख तक भी पहुंच सकता है। Whoever intentionally insults or intimidates a person with disability or sexually exploits a woman or child with disability shall be punishable with imprisonment between 6 months to 5 years and fine। 6 महीने से 5 साल की सजा होगी अगर आप परेशान कर रहे हो, इंसल्ट कर रहे हो, इंटिमिडेट कर रहे हो, एक्सप्लॉइट कर रहे हो किसी डिसेबल पर्सन को। स्पेशल कोर्ट विल बी डेजिग्नेटेड इन ईच डिस्ट्रिक्ट टू हैंडल केसेस कंसर्निंग वायलेशन ऑफ राइट्स ऑफ पीडब्ल्यूडीज। ठीक है, राइट। चलिए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं इस एक्ट को फिर से रिवाइज करते हैं और देखते हैं कौन कौन सी चीजें हैं इन नेक्स्ट 5 मिनट्स। ओके, चलिए ये एक्ट हमारा 2016 में आया है। इट हैज रिप्लेस्ड डिसेबिलिटीज इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट 1995। इसमें टोटल 17 चैप्टर्स है, 102 सेक्शंस है। डिसेबिलिटीज का डेफिनेशन देखा, टोटल 21 टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज है। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर टू ऐड मोर डिसेबिलिटीज। उसका बेंचमार्क डिसेबिलिटी वो होती है अगर पर्सन 40% अगर इस इन डिजीजेस में अगर 40% एक्वायर किया हुआ होगा तो। राइट्स एंड एंटाइटलमेंट हमने देखा कि इसमें जाते हैं कि इसमें जो लोग हैं राइट्स एंड एंटाइटलमेंट दे हैव द राइट, दे यहाँ तक हमने देखा कि राइट टू एंटाइटलमेंट है 3 से 16 तक, 3 से 13 तक कि उनको राइट है। दे हैव द नॉर्मल राइट फॉर प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी, दे हैव द नॉर्मल राइट टू हैव अ होम एंड फैमिली, दे हैव द राइट टू हैव एक्सेसिबिलिटी इन वोटिंग। उसके बाद इनका एक प्रोविजन फॉर गार्जियनशिप होता है, ठीक है, और दे हैव द राइट टू हैव अथॉरिटीज फॉर सपोर्ट। ओके, फिर हमने देखा चैप्टर 3 में जो कि एजुकेशन है कि जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होंगी उनको इंक्लूसिव एजुकेशन देना है, उनको इंक्लूसिव एजुकेशन देना है। 6 से 18 साल के हर बच्चे को फ्री एजुकेशन हम देंगे जो कि डिसेबल होगा। उसके बाद स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट में हमने देखा कि ग्रीवेंस रिड्यूसल ऑफिसर भी होता है सेक्शन 23 में, जो कि उनकी ग्रीवेंसेस को सॉल्व करने के लिए होता है। चैप्टर 5 में सोशल सिक्योरिटी, हेल्थ, रिहेबिलिटेशन, ये सारी चीजें हैं। इन सारी चीजों के लिए भी वो लोग एंटाइटल्ड हैं। दे कैन नॉर्मली डू research and development, they can normally go for some culture activities and recreation, they can normally go for sporting activities। तो ये सारी चीजें हैं चैप्टर 5 में। चैप्टर 6 में हमने देखा कि जो लोग बेंचमार्क डिसेबिलिटीज में हैं उनके लिए रिजर्वेशन है, जिसके लिए भी हमने यहाँ पे देखा था सेक्शन 34, सेक्शन 31 हमने देखा रिजर्वेशन क्या हुआ है ना। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज अगर प्रोग्राम हो तो उन सब में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये सारी चीजें हैं। और उसके बाद फिर हमने देखा कि उसके बाद हमने देखा ये सारी चीजें अब तो है। उसके बाद हमने कुछ देखा कि चैप्टर 11 में कौन कौन सी कमिटीज और बोर्ड्स हैं। तो सेंट्रल एंड स्टेट एडवाइजरी कमेटी है और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल भी कमेटी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी है। सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी, स्टेट लेवल पे स्टेट एडवाइजरी बोर्ड है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी है। इतनी सारी हमने इसका कॉन्स्टिट्यूएंट देखा था। तो कॉन्स्टिट्यूएंट भी हमने आगे देखा कि कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट है। तो हाँ, सेक्शन 60 की बात करता है, सेक्शन 66 स्टेट एडवाइजरी बोर्ड की बात करता है। इसमें एक्स ऑफिशियल चेयरमैन हमारे मिनिस्टर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ डिसेबल्ड पर्सन है। इसमें वाइस चेयरमैन है मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंचार्ज, ठीक है, और बाकी 3 मेंबर होंगे हमारे पार्लियामेंट के। हमने स्टेट एडवाइजरी बोर्ड में देखा कि बहुत तरह के लोग आ सकते हैं इसमें,
कुछ लोग एनजीओ से होंगे, कुछ लोग जो प्रीवियसली डिसेबल्ड थे वैसे वैसे लोग होते हैं। फिर चीफ कमिश्नर भी होता है और स्टेट कमिश्नर भी होता है, इसके आगे हमने देखा। और चीफ कमिश्नर, स्टेट कमिश्नर को एक एडवाइजरी कमेटी होती है जो कि सपोर्ट करती है, फिर उनको भी एनुअल रिपोर्ट सेंड करना पड़ता, एनुअल रिपोर्ट उनको भी सबमिट करना पड़ता है, उनके फंक्शंस क्या क्या हैं, पावर्स क्या क्या हैं, ये सब आगे इस चैप्टर में दिया हुआ था। तो बहुत डिटेल उतना मुझे नहीं लगता कि पढ़ना होगा। उसके बाद देखा हमने सेक्शन 23 ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटीज के बारे में भी जो हमने यहाँ पे देखा था। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी हमारी स्टेट गवर्नमेंट ही बनाती है, स्टेट गवर्नमेंट ही इनको मॉनिटर करती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटीज को, ठीक है, यस। और उसके बाद फिर नेशनल और स्टेट फंड भी क्रिएट होता है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू द पर्सन विद डिसेबिलिटीज, हमें यहाँ पे देखा। फिर हमने पेनल्टीज को देखा, राइट। सो विद दिस हमारा ये वाला एक्ट भी खत्म हो रहा है, ठीक है। सो ये दोनों पीडीएफ भी आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। Are you preparing for UGC Net Labor Welfare Code 55 or any other PSU HR exam? Join the best course on Tutelage Academy app now.